जय हिंद साथियों। आइए आज हम चर्चा करते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसमें एक ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक है परमाणु की संरचना। क्योंकि हम जब परमाणु की संरचना के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लोग कभी कभी जब रिएक्शन कराते हैं अर्थात रासायनिक समीकरण जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन पड़े रहते हैं। इसका सीधे लिंक है अर्थात परमाणु संरचना का सीधे लिंक है आपके रासायनिक अभिक्रिया तक। तो हम परमाणु संरचना का लिंक एक एक करके लेकर चलेंगे रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर करना होता है, जो रासायनिक समीकरण को समझना होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मूल चीज आज सीखेंगे कि परमाणु संरचना में होता क्या है, और इसको हम लोग लेकर चलेंगे तो रासायनिक समीकरण तक कैसे समझेंगे कि रासायनिक समीकरण बनाना कितना आसान होता है और रासायनिक समीकरण भी समझना कितना आसान होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज परमाणु की संरचना पर। जैसे कि परमाणु की बात कर ले हम तो बताया जाता है कि परमाणु जो होता है एक अति सूक्ष्मतम कण होता है, जो डाल्टन ने सिद्ध किया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। तो डाल्टन के अनुसार चलते हैं हम लोग, पहले कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि परमाणु की पहले परिभाषित करें हम, तो परमाणु को परिभाषित करते समय ये समझा जाता है कि परमाणु को बताया जाता है कि वह एक सूक्ष्मतम कण अर्थात किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में छोटा से छोटा जो कण होता है उसी छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने ये सिद्ध किया था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है, उससे छोटा कोई दूसरा कण नहीं हो सकता। और उन्होंने अपना तर्क दिया था और अपने तर्क के माध्यम से उन्होंने बताया था कि जितने भी तत्व होते हैं वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और उन्हीं कणों को परमाणु कहते हैं। अर्थात किसी भी तत्व का छोटा से छोटा भाग, छोटा से छोटा कण, जैसे कि हम एक ईंट बनाने की बात कर लें तो एक ईंट होता है, उस ईंट को मेल बनाने के लिए छोटे से छोटे कणों की बात करें या छोटा से छोटा कण जो होता है जैसे कि धूल के कण, मिट्टी के कण, पानी के साथ मिला करके तो उसको एक ईंट बनाया जाता है। ईंट बना करके उसके बाद घर बनाया जाता है। तो जो धूल के कण छोटे छोटे होते हैं उसको परमाणु का नाम दिया गया था। ये डाल्टन के अनुसार था। इसके बाद उन्होंने बताया कि यह अविभाज्य कण है, इसे किसी भी रीति द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात जो परमाणु होता है वो छोटा से छोटा कण होता है, अति सूक्ष्म होता है, उसको और किसी भागों में और कई भागों में उसको तोड़ नहीं सकते। जब और कई भागों में तोड़ नहीं सकते तो इसीलिए उसको नाम दे दिया गया कि ये जो कण है वो परमाणु है। चलिए और देखते हैं। परमाणु नहीं तोड़े जा सकते हैं और नहीं उत्पन्न किए जा सकते हैं। अर्थात किसी भी तत्व का परमाणु की बात करें तो परमाणु को तोड़ा भी नहीं जा सकता और परमाणु को उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। मतलब कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है एक अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब जिसको कई भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर सेव ले लें, एक सेव है, अगर सेव को परमाणु माने तो सेव को तो हम कई भागों में काट सकते हैं, लेकिन जो परमाणु है उस परमाणु को कई भागों में काटा नहीं जा सकता। ये मेरे थ्योरी के अनुसार नहीं है, ये डाल्टन की थ्योरी के अनुसार। डाल्टन ने यह सिद्ध किया था कि परमाणु छोटा से छोटा कण है जिसको तोड़ नहीं सकते। सभी तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य गुणों में एक दूसरे से
भिन्न होते हैं। अर्थात जितने भी पदार्थ, जितने भी तत्व बने होते हैं, उन सब के जो परमाणु होते हैं, आकार अर्थात उसकी जो साइज होती है अलग होती है, और साइज के साथ साथ उसका जो द्रव्यमान होता है वो भी अलग होता है, और उन सब के जो गुण मिलते हैं वो भी सब अलग अलग मिलते हैं। इसके बाद में पता चला कुछ समय के पश्चात ये सारा का सारा जो चर्चा था, ये सारा का सारा चर्चा 1808 के आसपास सर डाल्टन ने इतना सब सिद्ध किया था अपने तर्क के माध्यम से कि परमाणु के संबंध में ये सब सिद्ध हैं। लेकिन बाद में पता चला 19वीं शताब्दी में कि जो परमाणु होता है उसको कई भागों में तोड़ा जा सकता है, और जब कई भागों में तोड़ा जा सकता है तो उसको जब परमाणु को देखा गया कि कई भागों में तोड़ा जा सकता है, तो उसमें से जो सबसे छोटा कण होता है जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे टॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। अर्थात इन्होंने जो सर्च किया था डाल्टन ने वो 1808 ईस्वी में किया था, और इन्होंने किया था 1897, अर्थात लगभग 90 वर्षों के पश्चात। अर्थात कह सकते हैं कि बहुत लंबे प्रयास के पश्चात पता चला कि परमाणु जो होता है उसको तोड़ा जा सकता है, और जब तोड़ा जा सकता है तो उसमें एक भाग निकल करके आया जिसका नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो इलेक्ट्रॉन पे पता चला कि उसका जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। जब ये पता चल गया कि आवेश ऋणात्मक हो सकता है, तब उसके ऊपर और फिर सर्च चला, और सर्च के पश्चात खोज हुई एक उसके नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन के। जब नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन की खोज हुई, उस प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, और ये किया उन्होंने 1919 में, अर्थात लगभग 22 साल के बाद। 22 साल के बाद पता चला कि उस परमाणु के केंद्र में अर्थात नाभिक में प्रोटॉन भी पाया जाता है, और जब प्रोटॉन होता है उसके केंद्र पर अर्थात नाभिक पर जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज मिल गया तब इससे ये पता चल गया कि जो परमाणु था वो दो कणों से मिलकर बना था, जो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। लेकिन फिर बाद में एक और न्यू रिसर्च हुआ, ठीक है, 1932 में एक न्यूट्रॉन, उसी नाभिक के अंतर्गत एक न्यूट्रॉन नामक पदार्थ, न्यूट्रॉन नामक तत्व, मतलब एक तरह से न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रॉन की खोज हुई जिसपे कोई आवेश नहीं होता है, जो उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, जिसकी खोज चैडविक ने किया। इसके पश्चात अब ये सिद्ध हो गया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है, मतलब अविभाज्य कण नहीं रह गया, अर्थात परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। जब परमाणु को विभाजित किया जा सकता है तो इस तरह से ये सिद्ध होकर के आया कि डाल्टन ने जो सिद्ध किया था उनकी थ्योरी थी वो गलत हो गई। अर्थात इन सब वैज्ञानिकों ने मिल करके ये सिद्ध कर दिया कि जो परमाणु है उसको विभाजित किया जा सकता है। जब परमाणु विभाजित किया जा सकता है तब यही विभाजित होने के कारण से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही आवेश के रूप में धनायन ऋणायन बना करके रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी तत्व का जो नाभिक होता है, अगर मान लेते हैं कि ये परमाणु है कोई, तो इस परमाणु का जो नाभिक होता है एकदम सेंटर के अंतर्गत मौजूद होता है, और इसी सेंटर पे पाया जाता है प्रोटॉन, और इसी के पश्चात यहीं पे पाया जाता है न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी बाहरी कक्षा में, जो अर्थात जो दूरी पे होता है, कुछ दूरी पे जो बाहरी कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन
क्या काम करता है? कक्षाओं का चक्कर लगाता रहता है, अर्थात नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात क्यों, रीजन क्या है इसका कि ये पॉजिटिव चार्ज बनाता है और ये निगेटिव चार्ज इसके पश्चात होता है, मतलब इसके पास निगेटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है तो इसी के कारण से ये दोनों के दोनों मिल करके तो एक इन सब की प्रॉपर्टी बनके तैयार होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जब आगे लेके चलेंगे रासायनिक समीकरण में यूज करेंगे धनायन और ऋणायन बनाने में। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो इन सभी थ्योरी से ये पता चला कि जो परमाणु होता है वो केवल कि स्पेशल किसी एक कण से नहीं मिलकर के बना होता है, बल्कि 3 कणों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। चलिए थोड़ा और देखते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और है जिसको हम लोग अणु का नाम देते हैं। फिर अणु क्या होता है? अणु भी तो छोटा पदार्थ है, अर्थात अणु जो होता है वो भी एक छोटा कण है। लेकिन बस इतना समझिए कि यदि कोई बिल्डिंग बनी हो तो बिल्डिंग किन किन तत्वों से मिलकर के बनी है। तो बिल्डिंग जो बनी है तो सामान्य रूप में देखें तो ईंटा से मिलकर के बनी होती है। तो ईंट किससे मिलकर के बना होता है? तो ईंट तो छोटे छोटे धूल कणों से मिलकर के बना होता है। तो जो धूल कण है यदि उसको हम लोग डिनोट करें परमाणु से, तो जो ईंट होता है उसको हम बात करेंगे अणु से। अर्थात जितने भी अणु बने होते हैं वो कई परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जब कई परमाणुओं को मिलाएंगे तो अणु का निर्माण होगा। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन की थ्योरी समझ ले। अणु किसी भी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। जैसे कि अगर बात करें हाइड्रोजन की तो मैंने लिखा है H2। इसका तात्पर्य यह है कि जो हाइड्रोजन का एक परमाणु तैयार होगा, हाइड्रोजन का एक अणु तैयार होगा तो उसके अंतर्गत 2 परमाणुओं की जरूरत होती है। जब 2 परमाणु जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करेंगे। अणु को आगे लिखा जाता है, परमाणु को नीचे लिखते हैं। जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलेंगे तो ऑक्सीजन की एक अणु का निर्माण करेंगे। जल का एक अणु, ये जल है लिखा हुआ पूर्ण रूप से H2O, जब जल लिखा हुआ पूर्ण रूप से तो इसका एक अणु का मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, अर्थात 2 और 1 जुड़ेंगे तो 3 होगा। अर्थात जब जल होता है, जल का एक अणु बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी 3 परमाणु मिलेंगे तो जल का एक अणु का निर्माण होगा। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को देख लें, H2SO4 यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, 2 + 1 + 4 यानी 7 परमाणु मिलेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु का निर्माण करेंगे। इसी तरह से HCl की बात कर लें तो हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिल करके तो HCl का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे आगे कि परमाणु मिल करके कैसे तत्व का निर्माण करते हैं। तो इससे पहले ये जो बन करके तैयार होता है, जैसे कि H2SO4 बन के तैयार हुआ, HCl बन के तैयार हुआ, ये बनता कैसे है, ये कैसे कंबाइन करता है, कैसे ये 2 लग गया तो कैसे ये 4 लग गया, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे 2 लगा हुआ, ये कैसे आता है। ये ऑक्सीजन के यहाँ 2 लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ सोडियम लिख दूं तो सोडियम में कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका तात्पर्य क्या है, इसको कैसे समझेंगे। तो आइए समझते हैं इसको भी।
जैसे मैंने अभी बताया था, समझाया कि अणु कैसे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और संयोजकता भी यहीं से सीखेंगे। और जब संयोजकता सीख लेंगे तो इसके बाद उसका रासायनिक समीकरण में कैसे प्रयोग करते हैं उसको भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जिसे आप यदि याद कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। बोहर का परमाणु मॉडल, बोहरबरी योजना, इसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात वो कैसे कैसे कक्षाओं में प्रवेश पाते हैं उन सबको समझेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे चार्ट बनाने का प्रयास किया है। चार्ट बनाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है, इसको समझ लीजिए। ये क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इधर हालांकि इस तरह से क्रम होगा, ऊपर का क्रम जो चलेगा 1 से लेकर के 18 तक का चलेगा। ये आवर्त की कंडीशन दी जाती है, ये कॉलम ऊर्ध्वाधर वाला जो है कॉलम की कंडीशन दी जाती है। इसमें से ही ये फर्स्ट वाले कॉलम के अंतर्गत हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आते हैं। सेकेंड वाले के अंतर्गत बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी तत्व हैं, नीचे वाले आएंगे। इसके बाद 13वें कॉलम का बोरान, एल्युमिनियम और भी नीचे के जो तत्व होंगे, हालांकि आप आवर्त सारणी देखेंगे तो सारा का सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। मैं इतना ही लिखा हूँ क्योंकि इतना मैं आपको समझा लूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, कैसे समझना होता है। तो कोई भी तत्व होता है, तब मैंने अभी समझाया था कि परमाणु, और परमाणु में मैंने समझाया था कि कोई भी तत्व है तो उसके अंतर्गत नाभिक पाया जाता है, और नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और नाभिक के किनारों पे पाया जाता है, मतलब तत्वों के किनारों पे जो पाया जाता है, उसकी कक्षाओं में जो पाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ही क्या काम करता है, किसी दूसरे तत्व से या किसी दूसरे रासायनिक समीकरण में जाकर के भाग लेता है। कैसे लेता है समझेंगे। अगर मान लेते हैं कि मैंने हाइड्रोजन लिखा मैंने, तो हाइड्रोजन लिखने के पश्चात इसके पास जो कक्षाएं होती हैं, इस तरह की कक्षाएं होती हैं, इस कक्षाओं को नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इस तरह से कक्षाएं होती है। नाम स्टार्ट करते हैं के से, के, यल, यम, यन, ओ, पी, और भी जितनी कक्षाएं होंगी उसको आप नोट कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इन सब के बारे में मैंने क्यों लिख करके इतना बड़ा चार्ट बनाकर रख दिया। चलिए समझेंगे। तो जो जितने भी तत्व होते हैं, उस तत्व का जो नाभिक होता है, उस नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन, और अर्थात प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतना ही होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये होता है नाभिक में, पॉजिटिव चार्ज रखता है। ये होता है इन्हीं कक्षाओं के ऊपर, अर्थात कक्षाओं में होता है। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों की संख्या सेम होती है, बस चिन्ह होती है ऋणात्मक में, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तब हाइड्रोजन है जिसका इसका क्रम संख्या होता है, अर्थात जितनी क्रम संख्या होती है वही होती है इसके प्रोटॉनों की संख्या, और वही होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। P का मान जितना होगा उतना ही E का मान भी होगा। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्रम संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन का जब क्रम संख्या 1 है तो हाइड्रोजन का प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। तो जब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, प्रोटॉनों की संख्या 1 है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसके बाहरी कक्षा में मूव कर रहे होते हैं इसमें। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, तो केवल एक ही मिले, और जो पहली कक्षा मिली वो केवल के वाली कक्षा मिली। अर्थात हाइड्रोजन का जो
हम लोग रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके जो भी परमाणु होंगे, परमाणु का मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे, वो केवल और केवल एक ही कक्षा में भाग लेंगे, और एक कक्षा में भाग लेंगे तो केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम लोग लेकर चलें, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, तो लिथियम क्रम संख्या यहाँ पे हीलियम 2 नंबर पे आएगा, फिर यहाँ पे लिथियम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से क्रम चलेगा। तो अगर मैं मानकर चलूं यहाँ से दूसरी लाइन में लेकर चल रहा हूँ लिथियम, तो जब दूसरी लाइन लेकर चलूंगा लिथियम, तो लिथियम में क्रम संख्या मिलेगा उसका 3, यहाँ पे 1, इसकी क्रम संख्या 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, इस तरह से क्रम संख्या मिलेगी। आज जो क्रम संख्या है वहीं उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वहीं पर उसके प्रोटॉनों की संख्या। तो अब इस तरह से हम लोग लेकर चलें, तो अगर मान लेते हैं कि लिथियम है Li, अर्थात 3 लिखा हुआ, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे करेंगे, तो इन सब चार्ट को अब देखते हुए चलेंगे। तो जब पहली कक्षा में देखा जाए तो लिथियम पहली कक्षा में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 3 है, तो इलेक्ट्रॉन जब 3 भरेंगे कैसे, चलिए अब रूल्स को पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं। रूल्स में कहा हुआ है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कक्षा की क्रम संख्या होती है। अर्थात जो पहली संख्या, अगर पहली कक्षा में देखा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो लिखा हुआ है 2n²। n का मतलब बताया है कक्षा का नंबर, ये कक्षा पहली है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठवीं है, और भी हो सकती है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो मैं चेक कर रहा हूँ। n का मान 1 रख देंगे तो 2 गुणा 1 पे पावर 2, अर्थात पहली कक्षा में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो जो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो पहली कक्षा तो 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे बाहर। अर्थात अगर लिथियम यहाँ पे लिख कर लेकर चलें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर लिया, तो जब 2 भर लिया तो अभी बचे कितने, अभी बच गया 1। तो जब 1 बच गया तो वो दूसरी कक्षा में जाकर के प्रवेश लेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। तो इस तरह से लिथियम का कक्षा कंप्लीट होगी। मतलब इस तरह से कहेंगे तो लिथियम के जो परमाणु होंगे, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो लिथियम का विन्यास किया जाए तो लिथियम का विन्यास कितना बिना, तो लिथियम के लिए मैं लेकर चलूं, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, लिथियम के लिए मिला 2,1। ध्यान दीजिएगा, इसको समझाएंगे अभी क्या है 2,1। थोड़ा तीसरा ही चर्चा करते हैं आगे। सोडियम को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सोडियम, आगे इन सबको भी चेक कर लेंगे एक दो करके। सोडियम को चेक करते हैं, Na। सोडियम की क्रम संख्या काउंट करेंगे तो 11 आएगा। तो जब सोडियम का क्रम संख्या 11 आएगा तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। अब जब 11 हो जाएगी तो उसको फिलअप कैसे करेंगे, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, किस में कितने इलेक्ट्रॉन, चलिए देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, तो मुझे ये पता चल गया है कि पहली कक्षा में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर दूसरी कक्षा में कितने भर सकते हैं उसको भी चेक कर लें। तो हम लोग कक्षाओं में भरने के लिए 2n² का प्रयोग करते हैं। तो जब 2n² का प्रयोग करेंगे तो 2 गुणे दूसरी कक्षा में चेक कर रहे हैं हम, तो n की वैल्यू यदि 2 रखें तो दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4, यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमारे पास है कितने, तो हमारे पास है 11। तो जब 11 है तो पहली कक्षा में 2 भरेंगे, दूसरी कक्षा में 8 भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए 10। 2 ये वाले
और ये 8 ये वाले। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे केवल और केवल 8 ही भर जा सकते हैं, उससे अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। जब उससे अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते तो हमारे पास अभी जब 11 थे तो 10 मैंने भर रखिया। जब 10 भर रखा तो बचा कितना, अभी 1 बचा है। तो 1 जो होगा वो अगली कक्षा में जाएगा, मतलब तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। तो जब तीसरी कक्षा में प्रवेश किया, अर्थात जब मैं इसको लिखूं सोडियम के लिए, तो सोडियम के लिए क्या लिख करके आया, तो 2 लिख करके आया, 8 लिख करके आया और 1 लिख करके आया। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। चलिए एक तत्व और देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन को ले लिया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन को लिया। नाइट्रोजन का क्रम संख्या कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे आएगा। तो जब नाइट्रोजन 7 नंबर पे आएगा तो प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 7 होगी। अब 7 को चेक किया जाए कि 7 किस में कैसे भरा जाएगा। तो मैंने बताया कि पहली कक्षा में 2 भर सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 भर सकते हैं। अधिकतम 8 है, न्यूनतम की तो मैंने कंडीशन नहीं लगाया। न्यूनतम में तो 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, मतलब 8 तक जा सकते हैं। तो दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, जब मैंने इसमें 2 भरा तो दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। चलिए ये 5 भर सकते हैं। तो दूसरी कक्षा में, अर्थात मैंने नाइट्रोजन की बात किया, तो नाइट्रोजन में कितना हुआ, 2 और 5 हुआ। क्लियर हुआ। चलिए और देखते हैं। अगर मैं 15 पे नंबर फास्फोरस ले रहा हूं, फास्फोरस 15 नंबर पे, तो फास्फोरस जब 15 नंबर पे है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 15, प्रोटॉनों की संख्या भी 15। समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या काम करेंगे, जब दोनों के दोनों 15 हैं तो 15 फिलअप कैसे करेंगे। तो जब इसको फिलअप करना होगा तो फिर वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो मैंने बताया था कि पहली कक्षा में 2 भरेंगे, दूसरी वाले में 8 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमारे पास बचे कितने, ये 2 8 और इसके बाद ये हो गए हैं 2 और 8 10, बचे 5, यानी 5 इसमें भर सकते हैं। 5 इसमें भर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही भरना है। तो तीसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब फास्फोरस के लिए लिखा जाए तो 2 8 5 की कंडीशन बनी। थोड़ा सा आगे बढ़े, मान लेते हैं कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। जब कैल्शियम 20 नंबर पे आता है तो इसको कैसे फिलअप करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20, प्रोटॉनों की संख्या भी 20। फिलअप कैसे करेंगे, पहली कक्षा मैंने भर दिया, दूसरी कक्षा भर दिया, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरी कक्षा में हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे, 2n²। n की वैल्यू 3 रखना है तो 2 गुणे 3 पे पावर 2, मतलब 2 गुणे 9, मतलब 18 भर सकते हैं तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में जब 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो लेकिन इन सबका मतलब क्या है, इतना मैंने लिखवाया, इस सबको भी देखना है। जब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है जहां n उस कक्षा की क्रम संख्या है, मैंने इसको तो कंप्लीट कर लिया। सबसे बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक तथा इससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक दे रहा है कि सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक तथा इससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये तो काम नहीं कर रहा 18 के, इसको लेना नहीं है।
इस वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक हम ले जा सकते हैं। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं तो 8 तो उसमें भर ही लेंगे, भर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने भर लिया। 8 8 16 2 18 18 हो चुका है, 2 और भरना है। रूल्स आगे बढ़ाते हैं। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है, ये तो पता ही है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के पश्चात द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाते हैं, ये भी काम हो चुका है। इसके बाद किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उसे अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जब इसमें हो गया था तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो गया था। जब 8 इलेक्ट्रॉन अब इसमें हो गया तो अगली कक्षा भरना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अगली कक्षा जब भरना प्रारंभ हो जाएगी तो कंडीशन क्या होगी? सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि सबसे बाहरी वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के नियम के अनुसार अधिकतम हो। अर्थात ये वाली संख्या में जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन जब भर लेंगे, चौथी वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, तब आप इसके अंदर वाली कक्षा को पहले कंप्लीट करना होगा। तो हमारे पास 2 ही भरते समय तुरंत ही क्या होगा, कक्षा तो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि मैंने 20 नंबर लिया ही है। तो जब मैंने 2 भर करके इसको, तो 2 ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया। मतलब क्या था, कैल्शियम मैंने लिखा था, कैल्शियम के लिए 2 था, 8 था, 8 था और 2 था, 20 नंबर तो पूरा हो गया। अगर अब 21 नंबर लेना होता तो हम पहले क्या काम करते हैं, अंदर वाली भरते। अंदर वाली तब तक भरते जब तक कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 नहीं हो जाती। इस प्रकार ये कक्षाएं भरना प्रारंभ हो जाती। सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब इससे पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के नियम का अधिकतम हो जाए। मतलब जब ये 18 20 में 18 भर लेंगे, क्योंकि तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब इसमें 2 के बाद इसमें 18 पहुंचाएंगे, अब इसके बाद इसमें 8 पहुंचाएंगे, उसके बाद 2 के बाद फिर इसको 18 के हिसाब से लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात तो रासायनिक मतलब ये कंप्लीट होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इन सबको नोट कर लिया तो नोट करने के पश्चात अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। अब इस सब से हम लोग को नोट करने का मेन मकसद क्या था और इन सब के माध्यम से हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो इन सब के माध्यम से ज्ञात ये करना चाहते हैं कि जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हर एक तत्वों का अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन। हीलियम का करेंगे तो हीलियम का करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद लिथियम का करेंगे तो लिथियम का हो जाएगा 2 और कामा 1। उसके बाद लिथियम के बाद बेरिलियम है, तो बेरिलियम का जब नोट करेंगे तो 2 होगा। बेरिलियम के पश्चात बोरान है, बोरान का मतलब हो जाएगा 2 कामा 3। कार्बन है, कार्बन का नोट करेंगे तो 2 कामा 4। फिर कार्बन के पश्चात नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 2 कामा 5। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लिखेंगे तो 2 कामा 6।
उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन का लिखेंगे तो 2,7। उसके बाद लिखेंगे नियान का, तो नियान का लिखेंगे 2,8। फिर लिखेंगे सोडियम का, तो सोडियम का लिखेंगे 2, 8 और 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब समझिए, मैंने यहाँ पे जो बनाया था कक्षाएं, तो कक्षाओं में पहली वाली कक्षा को नाम दिया गया था के, दूसरी वाली कक्षा को नाम दिया गया था यल, तीसरी वाली कक्षा को नाम दिया गया था एम, उसके बाद यन, उसके बाद ओ, ऐसे ही कक्षाएं बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगी। तो जो कक्षाएं प्रारंभ हो जाती है बढ़ना, तो इन कक्षाओं की जो आखिरी कक्षा में, जैसे कि अगर मैंने इस तरह से बनाया और मैंने बना दिया 2 ही कक्षा बनाया, तो आखिरी कक्षा तो ये हो गई। इस समय अगर देखा जाए तो आखिरी कक्षा में अगर यहाँ तक तत्वों को देखा जाए तो आखिरी कक्षा यहाँ तक चलेगी। यहाँ तक लेकर चलता तो इसकी आखिरी कक्षा पहले ही होती, क्योंकि इसमें क्या है 1, 2, इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 8 भर सकते हैं। अगर मैंने एक और बना दिया तो ये तीसरी कक्षा हो गई। जब तीसरी कक्षा का मतलब ये वाला भी यूज होगा, तो तीसरी कक्षा में सोडियम के बाद तो कक्षाएं कैसे पता चल जाएगा, तो हम लोग ये जो आवर्त सारणी होती है, पहले वाली कक्षा में ये भरे जा सकता है और ये भरा जा सकता है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरी का कक्षा में ये भरे जाएंगे, तीसरी में ये वाले तत्व, चौथी में ये, पांचवी में इसके नीचे वाले तत्व भरे जाएंगे। तो इस प्रकार जब मैंने इतना सब कुछ नोट किया, तो ये नोट करने के पीछे राज क्या समझिए, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से संयोजकता ज्ञात करना। फिर अब आप सोचेंगे संयोजकता क्या होती है। संयोजकता, संयोजकता इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि संयोग करने वाला परमाणु, यानी संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन, संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन होता कौन है, तो जो सबसे बाहरी कक्षा में होता है वही संयोग करने वाला होता है। तो आपके दिमाग में रन करेगा, क्या सभी के सभी जो आखिरी कक्षा में होंगे संयोग करेंगे? जी नहीं, ये वाला नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं करेगा, तो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसकी कक्षा पूर्ण है। आज जिसकी कक्षा पूर्ण है वह किसी से संयोग नहीं करेगा। नहीं करने का रीजन ये है कि जिसका पेट भरा हो उसको भोजन की क्या जरूरत। अब जिसका पेट भरा नहीं होगा उसको तो भोजन की जरूरत होती है। तो इसका पेट भरा है, जब पेट भरा है तो ना ही किसी से मतलब है कुछ, ना ही लेगा और ना ही किसी को कुछ देगा। जब लेगा और देगा ही नहीं तो कोई मतलब है नहीं, वो किसी से सहयोग नहीं करेगा। इसकी बात करें तो इसकी कक्षा का आखिरी इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब इसमें भरना चाहिए तो 8 है, एक ही, मतलब 7 की भी जरूरत है। इसको भरना चाहिए तो टोटल 8 होना चाहिए, लेकिन 2 ही है। इसमें 8 होना चाहिए लेकिन 3 ही है। तो ये जितने ही सब कक्षाएं अपूर्ण है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कक्षाएं अपूर्ण है। तो जब अपूर्ण कक्षाओं वाले जितने भी तत्व होते हैं वो संयोग करते हैं, ये भी अपूर्ण वाला ये भी संयोग करेगा। हीलियम किसी से संयोग नहीं करेगा, इसीलिए उसको कहा जाता है कि अक्रिय गैस है, बिना क्रिया वाली गैस, किसी से रिएक्शन नहीं करती। नियान है, ये नियान है, ये भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती क्योंकि इसकी भी कक्षा पूर्ण है। तो ये जब रिएक्शन नहीं करेंगे, अब रिएक्शन करेंगे तो फिर संयोजकता क्या बनाएंगे, कितने परमाणु का स्थानांतरण करेंगे, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे। तो लिथियम है, बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब थोड़ा सा कॉमन चीज समझिए, अब बाहरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सपोज मैं लिथियम की बात कर रहा हूं, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें होना चाहिए क्या है, बाहरी कक्षा में कहा नाम है कि बाहरी कक्षा जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन के लिए प्रयास करेगा।
तो बाहरी कक्षा में या तो 8 को कंप्लीट करे या तो 1 को निकाल कर बाहर कर दे। तो दोनों में आसान कौन होगा, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए या 7 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर इसके पूर्ण कराया जाए। 7 जब इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो पूर्ण होगा। आसान कौन सा लग रहा है? आसान यही लग रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात अब क्या होगा, अब थोड़ा सा कॉमन चीज समझिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल है कितना? E की संख्या है 3, P की संख्या भी 3 है, प्रोटॉन जितने उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो बचेंगे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों में कोई परिवर्तन नहीं किया मैंने। तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बोला जाता है धनायन बनाने की प्रवृत्ति। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज वाला 3 है, नेगेटिव चार्ज वाला केवल 2 ही है। तो नेगेटिव चार्ज वाला कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा हो गया। तो जो जो चार्ज जिसके पास ज्यादा होगी वही उसकी कंडीशन रखी जाएगी। अर्थात धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण से होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें चाहिए कितने कंप्लीट करने के लिए? 8 की जरूरत है। अर्थात 2 या तो बाहर निकाले या तो 6 को बुला लाए। तो 2 बाहर निकालना आसान है। तो जब 2 बाहर निकालना आसान है तो जो बाहर निकालेगा, तो ये भी 2 बाहर निकालने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ देखा जाए 4 और प्रोटॉनों की संख्या भी 4। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे मतलब प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई। तो कंडीशन ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये धनायन बनाएगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये धनायन बनाएगा। इसमें दोनों की कंडीशन हो सकती है, 4 निकाल भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो ये दोनों काम करता है। 5 वाला है, आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 5 मैंने भर दिया तो चाहिए कितने? 3। 3 को बुलाया जा सकता है या तो 5 निकाला जा सकता है। तो 5 निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, 3 बुलाना आसान होगा। तो 3 बुलाना आसान होगा का मतलब ग्रहण करना। जब 3 ग्रहण करेगा मतलब क्या? प्रोटॉनों की संख्या यदि 5 है, सॉरी टोटल 7 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी टोटल 7 है। अब इसमें से क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन और आ जा रहा है इस पे। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा तो टोटल हो जाएगा 8। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ेगी तो प्रोटॉनों की संख्या तो कम पड़ जाएगी। हाँ, जब प्रोटॉनों की संख्या कम पड़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, मतलब ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई। तो जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वो ये सब होती है। अर्थात जितने भी अधातुएं होती है वो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आज जितने भी धातुएं हैं ये सब के सब धातुएं हैं हीलियम को छोड़ करके। ये सब धातुएं हैं, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात जितने भी तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जितने भी ग्रहण करते हैं वो सब ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार ये जो बाहरी कक्षा में जितने भी बाहर निकल रहे हैं, ये एक संयोजकता है, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 4 होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें अब इसको पूर्ण करने के लिए आवश्यकता कितने की हो रही है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इसकी संयोजकता 3 बनेगी नेगेटिव में। इसको पूर्ण करने के लिए 8 बनने के लिए 2 की जरूरत बनेगी, यानी इसकी संयोजकता 2 बनेगी। इसको पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसकी संयोजकता 1 बनेगी। अब इसकी बात कर लें सोडियम की, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तब इसको त्याग देगा। तो त्याग देगा तो सोडियम धनायन बनाएगा।
तो इस प्रकार जितने भी तत्व होते हैं जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार हम समझ गए कि जितने भी तत्व होते हैं वो धनायन बनाने के लिए या ऋणायन बनाने के लिए सीधे और सीधे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, उसमें या तो निकालना या तो ग्रहण करना। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालते और ग्रहण कराते हैं तो वह उसकी संयोजकता बनती है, और इन्हीं संयोजकताओं को हम लोग लेकर चलते हैं। संयोजकताओं के माध्यम से ही समझते हैं कि किसी भी तत्व का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन H2O लिख दिया गया, सपोज मान लिया कि मैंने यहाँ पे H2O लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसी H2O का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से समझे, हाइड्रोजन हमारे पास 2, ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख लिया, हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया, हाइड्रोजन को यहाँ लिख लिया। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होगा, ये कि इसको देगा तो इसके पास अब कितना हो गया? 7 हो गया। ये वाला भी दे देगा तो इसके बाद अब 8 हो गया। जब इसके बाद 8 हो गया तो ये बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन ले करके क्या काम किया? जल बनाने का प्रयास कर लिया। कितना लिया? 1 यहाँ से लिया, 1 यहाँ से लिया। अब इसी चीज को हम लोग कैसे समझेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, पहली कक्षा में मौजूद है। इसके पश्चात ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, और संयोजकताओं को क्रॉस के रूप में यहाँ लिखा जाता है, इसीलिए इसका फार्मूला बनता है H2O। ठीक है, मैंने इतना प्रयास किया समझाने का। यदि थोड़ा भी समझ में आया आपको तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और क्लास कैसी लगी अपना अपना प्रतिक्रिया क्लास के लिए जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।